नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि सामने एक खाली पन्ना रखा है, हाथ में पेन है, लेकिन दिमाग एकदम शून्य है। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर क्या लिखूं? सच कहूं तो हम सबने कभी ना कभी इस राइटर ब्लॉक का सामना जरूर किया है ना? चलिए आज इसी उलझन को थोड़ी गहराई से सुलझाते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय क्या लिखूं। इसे लिखा है मशहूर साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस निबंध में बख्शी जी किसी महान ज्ञानी की तरह उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो खुद एक ऐसे आम इंसान के तौर पर सामने आते हैं जो हमारी तरह ही लिखने के भारी दबाव से जूझ रहा है। इस पूरी वैचारिक यात्रा को हम कुछ इस तरह समझेंगे। पहले देखेंगे निबंध लेखन की चुनौती, फिर बात करेंगे हैट, खूंटी और गार्डनर के नजरिए की। उसके बाद आदर्श निबंध और मॉन्टेन के सिद्धांत आएंगे। फिर तरुण बनाम वृद्ध और समाज सुधार की निरंतरता को समझेंगे और एकदम आखिर में जानेंगे अमीर खुसरो की वो मजेदार तरकीब जिसने इस पूरी मुश्किल को ही हल कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, निबंध लेखन की चुनौती। देखते हैं कि आखिर हमारे लेखक के सामने तात्कालिक समस्या है क्या। क्या लिखूं? सच मानिए, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं है, ये लेखक के सामने खड़ा एक बहुत ही बड़ा संकट है। जरा सोचिए, अगर बहुत ही कम समय में दो बिल्कुल अलग-अलग विषयों पर, वो भी एकदम सटीक और शानदार निबंध लिखने का काम मिल जाए, तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी ना। बख्शी जी भी ठीक इसी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। अब जरा इस समस्या की जड़ को भी समझ लेते हैं। असल में लेखक की 2 छात्राएं हैं। एक है नमिता, जिनकी फरमाइश है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर निबंध लिखा जाए। और दूसरी है अमिता, जिनका कहना है कि निबंध समाज सुधार जैसे गंभीर विषय पर होना चाहिए। अब सबसे बड़ी रुकावट यह है कि लेखक के पास ना तो कोई रेफरेंस बुक है और ना ही सोचने का कोई खास समय। बिना किसी तैयारी के इतने भारी भरकम विषयों पर एक बेहतरीन निबंध आखिर लिखा कैसे जाए? और बस यहीं से हमारी चर्चा एक नया मोड़ लेती है। हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, हैट, खूंटी और गार्डनर। यहाँ हम निबंध लेखन के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को देखेंगे। यहाँ 2 एकदम विपरीत विचारों की टक्कर होती है। एक तरफ हैं मशहूर अंग्रेजी निबंधकार ए.जी. गार्डनर। उनका मानना है कि निबंध लिखना तो बस एक मानसिक आवेग है, यानी एक स्पॉन्टेनियस इमोशन। जैसे ही मन में कोई उमंग उठी, लेख अपने आप पन्नों पर उतर आता है। लेकिन भाई, दूसरी तरफ हमारे लेखक की सच्चाई तो एकदम अलग है। उनके लिए लिखना कोई रोमांटिक ख्याल नहीं, बल्कि खूब मेहनत, परिश्रम और योजना का काम है, जिसके लिए कड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसी बात को समझाने के लिए गार्डनर ने एक बड़ा ही खूबसूरत रूपक इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो विषय दिया गया है ना, वो बस एक खूंटी की तरह है। असली चीज तो वो हैट है, यानी लेखक के अपने खुद के विचार, उसके भाव और उसकी अनुभूतियां। अगर मन में भाव हैं, तो विषय चाहे जो भी हो, निबंध तो शानदार बन ही जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भावों के होने से ही एक परफेक्ट निबंध बन जाएगा? चलिए अपने भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, आदर्श निबंध और मॉन्टेन। देखते हैं कि क्लासिकल नियम क्या कहते हैं और महान लेखक क्या तरीका अपनाते हैं। अगर हम निबंध शास्त्र के बड़े बड़े आचार्यों की माने, तो इसके नियम किसी को भी डरा सकते हैं। उनका कहना है कि एक आदर्श निबंध बिल्कुल संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। उसमें कंटेंट और स्टाइल का एकदम परफेक्ट बैलेंस हो। एक साफ रूपरेखा हो, भाषा सरल हो और हाँ, विद्वता दिखाने के लिए कहीं कहीं वाक्यों में थोड़ी जटिलता या अस्पष्टता भी हो। बापले, इतने कड़े नियम देखकर तो किसी का भी पेन रुक जाए। लेकिन चलिए, एक राहत की बात भी है। एक और तरीका भी मौजूद है, मॉन्टेन का तरीका। मॉन्टेन को आधुनिक निबंधों का जनक माना जाता है। उन्होंने इन सभी कठोर और किताबी नियमों को पूरी तरह से उठाकर किनारे रख दिया। उनका मानना था कि एक बेहतरीन निबंध केवल और केवल स्वच्छंद व्यक्तिगत अनुभवों और सच्ची भावनाओं पर आधारित होना चाहिए। रूढ़िवादी ढांचों की कोई जरूरत नहीं है। मॉन्टेन का तरीका बहुत ही सीधा और आजाद था। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने आसपास की दुनिया को बहुत करीब से देखिए। दूसरा, अपने परिवेश को गौर से सुनिए। और तीसरा, अपनी उस सच्ची अनुभूति को बिना किसी डर या दिखावे के कागज पर उतार दीजिए। असल में यही महान लेखन की असली नींव है।
और इसी सच्ची अनुभूति को आधार बनाकर लेखक अपने दोनों विषयों पर दार्शनिक विचार करना शुरू करते हैं। तो हम आते हैं भाग 4 पर, तरुण बनाम वृद्ध। यहाँ पर मानवीय स्वभाव का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ तरुण यानी युवा पीढ़ी है, ये अभिलाषा से प्रेरित हैं और इनका पूरा फोकस एक उज्जवल भविष्य पर है। दूसरी तरफ वृद्ध हैं, जिनका आधार उनके जीवन का अनुभव है और वो अपने गौरवशाली अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? दोनों ही पीढ़ियां वर्तमान से असंतुष्ट हैं। युवा वर्तमान की धीमी गति से बेचैन रहते हैं और वृद्ध वर्तमान के बदलावों से दुखी रहते हैं। और यही तो समय का वो भ्रम है। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, फिर चाहे वे अतीत की दूरियों से गूंज रहे हों या भविष्य की गहराइयों से बुला रहे हों। जो चीज़ इंसान की पहुंच से दूर होती है ना, चाहे वो समय में दूर हो या जगह में, वो हमेशा ज्यादा आकर्षक लगती है। देखिए किस तरह लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से इस जनरेशन गैप को अपने पहले निबंध के विषय के साथ जोड़ दिया। अब बारी आती है दूसरे विषय की, हमारा 5वां भाग, समाज सुधार की निरंतरता। आइए देखते हैं कि लेखक समाज सुधार के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को किस तरह देखते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये समाज सुधार कोई आज की नई चीज नहीं है। प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर ने अंधविश्वासों को चुनौती दी, फिर मध्यकाल आया तो कबीर और नानक ने समाज में समानता लाने की आवाज उठाई। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी और आज भी शिक्षा और पर्यावरण को लेकर अनगिनत आंदोलन चल ही रहे हैं। मतलब ये एक निरंतर चलने वाला धागा है जो पूरे मानव इतिहास में बुना हुआ है। इस पूरी बात का असली सार इस एक विचार में छिपा है कि मानव जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी समाज कभी भी 100% परफेक्ट या दोष मुक्त नहीं हो सकता। जैसे जैसे समय बदलता है, नई कमियां आती हैं और इसीलिए समाज में सुधार की पुकार हमेशा अनंत काल तक बनी रहती है। तो अब स्थिति ये है कि लेखक के पास अपने दोनों विषयों पर बहुत ही शानदार और गहरे विचार आ चुके हैं। लेकिन भाई, इन्हें कम समय में लिखा कैसे जाए? और यही एंट्री होती है हमारे अंतिम भाग की, अमीर खुसरो की तरकीब। इस चतुराई भरी कविता के पीछे एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार अमीर खुसरो कुएं पर पानी पीने गए। वहां 4 औरतों ने उनसे अलग अलग विषयों, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल पर कविता सुनाने की मांग कर दी। अब खुसरो ठहरे चालाक, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की फरमाइश पूरी कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। और खुसरो की इसी चतुराई ने हमारे लेखक को भी एक मास्टर स्ट्रोक दे दिया। लेखक ने फैसला किया कि वो 2 अलग अलग निबंध लिखने की सिरदर्दी मोल लेंगे ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने समय, दूरी और निरंतर सुधार के इन सभी दार्शनिक विचारों को मिलाकर सिर्फ एक ही बेहतरीन निबंध तैयार कर दिया। दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, दोनों विषय एक ही लेख में बड़ी ही चालाकी से और बिना किसी रुकावट के पिरो दिए गए। इस तरह उनका राइटर ब्लॉक पूरी तरह से टूट गया। तो अब हमारी ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने लायक है। अगर दिया गया कोई भी एकेडमिक विषय या असाइनमेंट महज एक खूंटी है, तो उस पर कौन से सच्चे अनुभव और भावनाएं रूपी हैट्स टांगी जानी चाहिए? अगली बार जब भी कोई लेख लिखना हो तो उन कड़े नियमों से डरने के बजाय अपनी सच्ची अनुभूति को कागज पर उतरने का मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहें और अपने विचारों को पन्नों पर उतारते रहें।